आज मैं आपसे ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ जिसका जवाब आप मुझे ना दें, लेकिन अपने आप को आप ज़रूर से दीजिएगा। क्या आप भी जब सुबह सोकर उठते हैं और अब बाथरूम में बैठते हैं, तो आप घंटों लगातार बैठे रहते हैं। आपका पेट साफ़ ही नहीं होता है। आप बहुत प्रेशर भी लगाते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भी होती हैं, लेकिन तब भी पेट साफ़ नहीं हो पाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि पेट साफ़ हो जाएगा, लेकिन कितना भी जोर लगाने पे पेट साफ होता ही नहीं है और बैठे बैठे आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। जोर लगाने पे चेहरा लाल हो जाता है, फिर भी पेट साफ नहीं हो पाता है। आखिर में आप हार कर यही सोचते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश कर लेंगे, शायद पेट साफ हो जाए। और दोबारा जाने पे भी पेट साफ नहीं होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कृपया मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए और इसे हल्के में नहीं लीजिए। ये एक गंभीर समस्या के बारे में आपको संकेत दे रहा है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये ऐसा आखिर क्यों होता है। ये कोई साधारण कॉन्स्टिपेशन और कब्ज नहीं होता। इसे हम मेडिकल की भाषा में फीकल इम्पैक्शन बोलते हैं, जिसमें हमारा मल जो होता है वो सूख कर आंतों में इकट्ठा हो जाता है और जमा होता चला जाता है। कई बार तो वहाँ से पानी की तरह निकलना भी शुरू हो जाता है और आगे चलकर यह बहुत गंभीर रूप ले सकता है, क्योंकि यह समस्या अक्सर ज़्यादातर उम्र में देखा जाता है, 50 साल 60 साल के लोगों में, और कई बार तो छोटे बच्चों में भी देखने को मिलता है। और अगर इसे सही वक्त पर सही चीज़ों से ठीक नहीं किया जाए तो यह गंभीर रूप लेता है। आपको मैं एक ऐसा उपाय भी बता दूंगी जिससे आपको क्षणिक भर में पहले बार में ही आराम देखने को मिलेगा और बड़े आसानी से आपको यह मिल भी जाएगा। बहुत सारे मैसेजेज आते रहते हैं कि मैं कोई ऐसा ड्रिंक बता दूं, कोई ऐसा पीने के उपाय या कुछ ऐसा चूर्ण बता दूं जिससे आपके पेट और कब्ज की समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो इसी जानकारी के लिए आज मैं आपके लिए वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आज मैं बताऊंगी कि यह चूर्ण कैसे बनाना है और कैसे आपके पेट को यह साफ करने में मदद करेगा। तो चलिए जानते हैं आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं मास्टर्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में एक हेल्थ गाइड हूँ, हेल्थ ट्रेनर हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल में। देखिए क्या होता है कि जैसे आपके घर में एक नल लगा हुआ है, नल का, जिससे पानी निकलती है। अगर वो नलका को साफ नहीं किया जाए और पानी में गंदगी बार बार आए या नलका के अंदर अगर स्केलिंग हो जाए तो धीरे धीरे नलका के अंदर गंदगी बैठनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि पानी कम होता चला जाता है और कई बार तो बूंद बूंद में पानी गिरनी शुरू हो जाती है और कई बार तो पानी आनी बिल्कुल बंद ही हो जाती है। अगर नलके को हम साफ नहीं करते हैं, उसके अंदर अगर कुछ गंदगी फंस जाती है। कुछ ऐसा ही हमारे कोलोन के अंदर होता है। जब हमारी बड़ी आंत जो होती हैं उसके अंदर तकलीफ़ें शुरू होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बड़ी आंतों का काम सिर्फ मल को बाहर निकालना नहीं होता है। हमारी बड़ी आंत धीरे धीरे मल से, अगर वो ज़्यादा समय तक रह जाए तो पानी सोखना शुरू कर देती हैं। जब सब कुछ वहाँ पर सामान्य होता है, सही से काम करता होता है, तो हमारी आंतें जो होती हैं वो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, जिससे मल आसानी से फिसल फिसल कर नीचे आता रहता है और एकदम से बाहर निकल जाता है। इस मूवमेंट को हम साइंस की भाषा में या मेडिकल की भाषा में पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ यह जो एक्सपेंशन होता है यानी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है आंतों का, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके पीछे कुछ और कारण भी होता है, जैसे कि हम मूवमेंट ज़्यादा नहीं करते हैं, खाना खाने के बाद ज़्यादातर आराम करना शुरू कर देते हैं, टहलना फिरना बिल्कुल बंद कर देते हैं, या कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं और कुछ लोग तो बिल्कुल भी पानी ना के बराबर पीते हैं। उनको पानी पीना याद ही नहीं रहता है और ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर परेशानी का कारण बनती हैं। इसके पीछे एक और कारण होता है, अगर हम बिना सोचे समझे आयरन की दवाइयाँ और कैल्शियम की टैबलेट्स खाते रहते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमने कितना आयरन और कैल्शियम की टैबलेट खा ली, या कई सारी ऐसी एंटीबायोटिक दवाइयाँ या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी खाते हैं, तो इसका भी असर कुछ ऐसा ही होता है। ये नुकसान करती हैं और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज पैदा कर देती हैं। इसके कारण हमारा मल जो है वो आंतों में पड़ा रह जाता है और इसका एहसास हमें नहीं होता है। वहीं पर वो गंदगी जमा होती चली जाती है, बहुत दिन तक वहाँ अटका रह जाता है, जिसके कारण आंतें जो हैं उस मल में से पानी खींचनी शुरू कर देती हैं। क्योंकि आंतों का काम होता है कि वो हमारी जो वहाँ पर मल आती हैं उससे जो भी न्यूट्रिएंट बच गई हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं,
पानी के माध्यम से, यानी कि सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स, और उसे खींच लेती हैं, जिसके कारण बहुत सारा पानी निकल जाता है क्योंकि वो इकट्ठा एक ही जगह रह जाता है, और जिससे आंतें सूजनी शुरू हो जाती है, यानी कि आंतों के अंदर पानी इकट्ठा होती हैं, आंतें सूजने लगती हैं और मल जो है वो सूखना शुरू हो जाता है और बिल्कुल कड़ा पत्थर के जैसा वो हो जाता है। इसके कारण यह मलाशय में जाकर पत्थर के जैसा अटक जाता है और जिससे हल्की दर्द और चुभन भी हो सकती है प्रेशर लगाने पे। और इसमें हम जितना भी जोर लगाएं, जितना भी ताकत लगाएं, साफ़ करने की कोशिश करें, ये साफ़ होता ही नहीं है, मल बाहर निकल ही नहीं पाता है। इसी समस्या को हम फीकल इम्पैक्शन बोलते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये तो साधारण सा एक कब्ज है, हर लोगों को होता है, ठीक है, कल निकल जाएगा, साफ हो जाएगा, परसों निकल जाएगा, या हो सकता है कि थोड़ी देर बाद पेट साफ हो जाए। लेकिन ये आसानी से ऐसे इस प्रकार से साफ नहीं होती हैं और यह मलाशय के दीवारों पर भी प्रभाव बनाता है। मल इकट्ठा रहने के कारण, मल वहाँ पर अटका रहता है, इसके कारण यह पूरे शरीर में भी तकलीफ देने लगता है। पूरे शरीर में टॉक्सिन्स फैलने लग जाते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन मलाशय में बहुत कम हो जाता है और जिसके कारण धीरे धीरे शरीर में इन्फ्लामेशन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप इस स्थिति में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं और ताकत से निकालने की कोशिश करते हैं तो कई बार यह घाव का रूप भी ले लेती हैं, क्योंकि ये पत्थर जैसी होती हैं और जिसके कारण खून भी निकल जाता है और ये आगे चलकर गंभीर रूप और इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। कई बार तो वहाँ पर जो दीवार होती हैं आंतों की, वो फट भी जाती हैं। हालांकि ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं होता है, लेकिन यह समस्या अगर लगातार 15 दिन या उससे ज़्यादा रह जाती है तब अक्सर जो बहुत प्रेशर लगाते हैं या ताकत से निकालने की कोशिश करते हैं उन लोगों में देखने को मिल सकती हैं। के साथ ही यह लंबे समय तक यह रह जाए तो ये मलाशय पे क्या होता है कि सूजन जैसा हो जाता है और पत्थर जैसा मल इकट्ठा होता जाता है, जिसके कारण यह हमारे पेशाब की थैली पे प्रेशर बना देता है, क्योंकि मलाशय यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है मल और यहीं पर नीचे में पेशाब की थैली होती है, तो इस पर यह दबाव बनाता है, जिसके कारण बार बार दबाव लगने की वजह से हमें बार बार पेशाब जाने का मन करता है और कई बार हमें बेवजह ही हम पेशाब के लिए भागने लगते हैं, जिससे रात की नींद भी खराब होने लग जाती है। बूंद बूंद में पेशाब आती है, पेशाब खुलकर आती नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें पेशाब के लिए जाना पड़ेगा। और तो लोग इसके कारण सोचते हैं कि इन्फेक्शन लग गई है, यूटीआई का इलाज कराने लगते हैं, या फिर सोचते हैं कि प्रोस्टेट शायद बढ़ गया है, इसके कारण पेशाब लग रही है, तो इन सभी का उपचार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन असली कारण जो होता है वो फीकल इम्पैक्शन होता है, यानी कि गंदगी का जमाव हो जाना। अब मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाली हूँ जो अक्सर लोग समझ लेते हैं अनजाने में और उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। जब रास्ता मल का बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, जाम हो जाता है, तो मल इकट्ठा होने के कारण तब ऊपर के आंतों में बनने वाला पतला सा तरल सा, यानी कि एकदम पतला लिक्विड जैसा मल किसी भी प्रकार से रिसाव होते हुए हमारी आंतों के साइड से और जमा मल के साइड से निकल कर वह बाहर निकलने लगता है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि बैठे बैठे ही थोड़ा भी गैस पास हुआ तो मल बाहर बिल्कुल लूज मोशन के जैसा निकल जाता है। और अक्सर यह किसी उम्र में भी देखने को मिलती हैं और लोग सोचते हैं कि शायद यह दस्त है, लूज मोशन हो गया है, और ये मानना कि लूज मोशन हो गया है सबसे बड़ी गलती होती है। और इसके कारण बिना सोचे समझे हम जाते हैं और मेडिकल स्टोर से मल को बंद करने वाली दवाइयाँ लेकर आ जाते हैं और लूज मोशन की दवाई खा लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अंदर इसका असली कारण जो होता है फंसा हुआ मल होता है, यह लूज मोशन नहीं होता। इसका असली कारण जो होता है फीकल इम्पैक्शन होता है। अब दस्त की दवा अगर हम खा लेते हैं तो ये आंतों की जो मूवमेंट होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, उसको और ज़्यादा धीमा कर देती हैं, यानी कि स्लो कर देती हैं, परेशानी और बढ़ने लगती हैं। इसीलिए अगर आपको दस्त भी हो रहा है और कई समय से आपको जो है ऐसा लग रहा है कि मल नहीं निकल रहा है, तो आपको बिना सोचे समझे मल को बंद करने वाली दवा नहीं लेनी चाहिए। ये समस्या छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार तो इसका कारण होता है, जैसे बच्चों में, कि वो किसी अच्छी चीज़ों में व्यस्त हैं, कुछ खेलने में, कुछ खाने में व्यस्त हैं और उनको प्रेशर लग रही है,
समय पर वह बाथरूम नहीं जा रहे हैं, आज टाल दिया, फिर लगी प्रेशर लगा, टाल दिया। तो इस तरीके से टालने से भी यह फीकल इन्फेक्शन की समस्या होती है। बुजुर्गों में यह कारण जो होता है या युवाओं में भी कि जब किसी कारण की वजह से इम्यूनिटी कम होने की वजह से और जो बाकी कारणें मैंने बताई, उसके कारण वहाँ पे मूवमेंट कम हो गई हैं और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम होने के कारण मल वहाँ पर अटका रह गया है। और बुजुर्गों में ज़्यादातर देखा होगा आपने कि वो ज़्यादातर चलना-फिरना कम कर देते हैं और पानी भी कम पीने लगते हैं। उसके साथ वो भूलने भी लग जाते हैं, तो भूल जाते हैं कि उन्होंने पानी पिया या नहीं। तो इसीलिए उन लोगों में यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। और वो लोग तो कुछ न कुछ की दवाइयाँ तो खाते ही रहते हैं, जिसके कारण ये तकलीफ़ बढ़ती चली जाती है। चाहे वो विटामिन्स के रूप में खा रहे हों, चाहे वो दर्द के रूप में खा रहे हों। जिससे धीरे-धीरे क्या होता है कि शरीर ये संकेत देना बंद कर देता है और जब संकेत देना ही बंद कर देता है, तो वहाँ पर मल इकट्ठा होता चला जाता है। अब हमें क्या करना चाहिए अगर मल फँस गया है तो? सबसे पहली चीज़ तो आपको करनी है कि घंटों बैठकर प्रेशर नहीं लगाना है, ज़ोर ताकत नहीं लगानी है। ऐसा करने से आपको फ़ायदा नहीं, नुकसान हो रहा है। ज़ोर लगाने से नीचे गुदाद्वार पे प्रेशर पड़ती है और वहाँ पर खून निकल सकता है, मस्से निकल सकते हैं, बवासीर हो सकता है और कई सारी खतरनाक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। बुजुर्गों पे अगर वो ज़ोर लगाते हैं तो दिल पे दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ती है और ब्लड प्रेशर भी एकदम से बढ़ सकता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से रिलैक्स हो जाना है, टेंशन नहीं लेनी है। लंबी साँस लीजिए और जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ आराम से सुनते रहिए और वैसा करना शुरू करिए। अब उन लोगों के लिए जिनकी काफ़ी लंबे समय तक मल जमा हो चुकी हैं, फीकल इन्फेक्शन है और मल नीचे लटक गई हैं, आपको ऐसा लगता है कि मल सूख के लटक गई हैं, लेकिन निकल ही नहीं रही हैं। तो एक आपको ओवर द काउंटर एक उपाय मिल जाएगा, इसको बोलते हैं ग्लिसरीन सब्स्टिट्यूट। ग्लिसरीन सब्स्टिट्यूट ऐसा दिखता है और ये एक जेल जैसा होता है, इतने लंबे आकार का होता है। कमाल का आपको उपाय है ये और इसे ज़रूर से आप अपनाइएगा। जाइए आज ही लेकर आ जाइए। लेकिन ध्यान से सुनिए कि ये कोई जादुई दवा नहीं है। इसका काम क्या होता है कि वहाँ पर जो पानी है वो इकट्ठा करता है। जिससे सूखा हुआ मल में जो पानी है वो आना शुरू होता है, जिससे वापस से मल मुलायम होने लगते हैं और फिसल कर बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। अब इसे लगाना कैसे है? तो आपको क्या करना है, बिछावन पर लेट जाना है, बाईं करवट लेटिए यानी लेफ़्ट के साइड लेटिए और दाहिने पैर को एक मोड़ लीजिए, एक ही टाँग को मोड़िए। हो सके तो दोनों टाँग भी मोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको आपको गुदाद्वार से अंदर लगा लेना है। लेकिन अक्सर यह लोग क्या गलती करते हैं यहाँ पे, जब वो ग्लिसरीन सब्सिडी को अंदर डालते हैं अपने गुदाद्वार से, तो तुरंत 5 मिनट इंतज़ार करते हैं और भागते हैं बाथरूम की तरफ। ऐसा नहीं करना है, वक़्त देना है, क्योंकि जो इकट्ठा मल है उसको अच्छे से मुलायम होने देने का, ताकि ये पूरा मल निकल सके। इसे थोड़ा अंदर की तरफ ज़रूर से डालिए, हाथ वगैरह साफ़ करके ही डालिएगा। अब ध्यान रखिए कि आपको कम से कम 35 से 40 मिनट तक लेटे रहना है और उसको अंदर में अपना काम करने देना है। अगर पहली बार में आपको नहीं प्रेशर बन रहा है, कोई बात नहीं। आप थोड़ा-सा टहलिए, मूवमेंट दीजिए बॉडी को। घर में ही टहल लीजिए 5 से 10 मिनट और गुनगुना पानी थोड़ा-थोड़ा सिप-सिप कर पीते रहिए। इसके बाद अपने डॉक्टर की सलाह ले लें और दोबारा इस सब्स्टिट्यूट का वैसे ही प्रयोग किया जा सकता है। कई सारे लोगों में यह दूसरी बार में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे देता है और बहुत टाइम से फँसा हुआ मल बिल्कुल बाहर निकल जाता है। दूसरा जो उपाय आपको करना है वो एनीमा करना है। एनीमा भी आप कर सकते हैं। इसमें आप हल्का गुनगुना पानी का, जिसे वार्म वाटर एनीमा बोलते हैं या सलाइन जो होता है एनीमा बोलते हैं। सलाइन एनीमा का मतलब होता है कि नमक वाली पानी का एनीमा आपको करना है। इसका भी वही इफ़ेक्ट होता है, मल को मुलायम करता है और बाहर निकालता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे मल के अंदर कोई इन्फेक्शन है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग खून निकलती है, कट लग गया है, तब आपको यहाँ पर एनीमा का प्रयोग नहीं करने चाहिए। अब जो लोग नहीं एनीमा कर सकते हैं, उन लोगों के लिए घरेलू उपाय बता देती हूँ आपको क्या करनी है। इसमें आपको क्या करनी है कि अजवाइन 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और इसके साथ काली मिर्च जो होती है ना 5 ग्राम आपको ले लेनी है और हींग जो होता है वो भी 5 ग्राम ले लेनी है। अब अजवाइन को और सौंफ को हल्का सा रोस्ट कर ले तवा पे और इसको भून ले, यानी कि रोस्ट करके और कूट कर या मिक्सर ग्राइंडर में डालकर सभी चीज़ों को चूर्ण बनाकर तैयार कर ले। अब डब्बे में रखें। खाना खाने के 10 मिनट के बाद आपको 1 ग्लास गुनगुना पानी में इस चूर्ण को मिलाना है
और मिलाने के बाद नींबू का रस मिला देना है आधा चम्मच और फिर पी लेना है। ऐसा करेंगे तो पेट आपकी हमेशा साफ रहेगी, कब्ज बाहर जो है अटकी हैं वो बाहर निकल जाएंगी और कभी भी ये समस्या आगे नहीं आएंगी। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको कब्ज होती है, प्रेशर लगता है, तो एक समय बना ले, सुबह शाम आपको बाथरूम जाना ही है। बाथरूम जाएं, पेट को साफ रखें, एक रूटीन बना लीजिए। कमाल का उपाय बता रही हूँ, 2 चुटकी काली मिर्च लीजिए, ब्लैक पेपर, और जो चाय बनाया ना आपने, जो चाय आप पीते हैं, उसमें मिला दीजिए और तब चाय को पीजिए, या उसको हल्का-सा अगर आप फाँक कर तब चाय पी सकते हैं तो भी पीजिए। चाय की जगह पर गुनगुना पानी भी आप ले सकते हैं। इससे भी आपके पेट के अंदर जो जमा मल है ना, वो टूट-टूट कर बाहर निकल जाता है। इस चूर्ण को अपनी आदत में शामिल कर लीजिए। खाना खाने के बाद बैठिए नहीं, थोड़ा टहलना शुरू कर दीजिए और जो नुस्खा बताया है उसे भी अपनाइए। ऐसा करने से आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और जब प्रेशर बनती हैं, बाथरूम का, पॉटी जाने का ऐसा लगता है, मल का प्रेशर बनता है, तो कभी इग्नोर नहीं करिए। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी है। ज़रूर से लाइक और शेयर करिए। जो लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि उनको बार-बार कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ रहती है, तब तक अपना ख़्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए।